द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इसको लिखा गया खुशवंत सिंह के द्वारा। तो देखिए इसमें जो लेडी है वो और कोई नहीं, खुशवंत सिंह की ही दादी ही है। तो खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में ही पूरी की पूरी चैप्टर लिख रखा है। तो देखिए इसे पोर्ट्रेट क्यों कहा गया है, क्योंकि हमें मालूम है कि पोर्ट्रेट का मतलब होता है कोई भी चित्र, इमेज। तो इमेज का क्या मतलब है कि किसी की स्वभाव, किसी का चित्र दिखाना, मतलब वो कैसा था। तो वही चीज़ें वो अपनी चैप्टर में बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर कैसी थी, हाउ स्वभाव कैसा था, वो कैसे चलती थी, क्या था, कैसे दिखती थी, वही चीज़ें बताया जाता है कि इस चैप्टर में क्या है। तो देखिए उनको हम इन पॉइंट्स के द्वारा हम समझेंगे पूरे चैप्टर को। देखिए फर्स्ट पॉइंट है द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, यानी जो ग्रैंड मदर की थॉट्स थे वो बिल्कुल रिवॉल्टिंग थे, यानी मान्यजनक नहीं थे, उसको माना नहीं जा सकता था, क्योंकि उनके जो थॉट्स थे बिल्कुल ही ऐसे थे जो बिल्कुल हार्ड टू बिलीव था, जिसको हम मान ही नहीं सकते। उसके बाद फिर हम जानेंगे एन एक्सपेंस ऑफ अ प्योर वाइट सैनिटी, वो कैसे साफ सुथरी बिल्कुल सादा जिंदगी जीती थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे राइटर की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया, एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विद रेजिग्नेशन, कैसे उन्होंने हर चीज़ को त्याग दिया और अकेलेपन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया। और फिर कैसे द वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, कि कैसे उनके चारों ओर चिड़िया चहचहाती थी। फिर उसके बाद फ्रिवलेस रिबकिंग, कि उनके जब उनके कंधों पर और उनके सर पर जब चिड़िया बैठती थी तो वो किस तरीके से उनको अच्छे प्यार से उनको फटकारती थी। फिर द सैगिंग स्किन ऑफ डिलेपिडेटेड ड्रम, यानी उनके डेथ का वक्त आ गया कि जैसे उनकी जो स्किन थी बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ गई थी और बिल्कुल उनकी हालत डिलेपिडेटेड ड्रम यानी फटे हुए ढोल की तरह हो गई थी। यानी इसका मतलब है फटे हुए ढोल का मतलब सिंबल यही है कि उनकी डेथ के करीब आ गई थी। तो उनकी डेथ कैसे हुई थी उसको हम समझेंगे। तो चलिए पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो शुरू करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी दादी औरों की दादी की तरह ही बूढ़ी और मुंह पे झुर्रियाँ भरी थी, और उनके सुनने में ये भी आता था कि उनके लोग उन्हें ये भी कहते थे कि उनकी दादी पहले इसी तरीके से बूढ़ी और मुंह पे रिंकल्स नहीं थे, यानी वो भी जवान थी और वो भी खूबसूरत थी, लेकिन उनके लिए ये हार्ड टू बिलीव था। फिर उनके बाद वो बताते हैं अपने दादा के बारे में, जो कि ड्राइंग रूम में उनकी पोर्ट्रेट मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई थी। तो मेंटल पीस क्या होता है, देखिए मेंटल पीस आप देख ही सकते क्या होता है। एक चिमनी होती है, चिमनी जिस तरीके से चिमनी धुएं को बाहर करती है, तो वो जो चिमनी किस लिए लगी होती है कि वहाँ पे आग जलती है। तो उसी जहाँ पे आग जलती है उसी जगह को हम मेंटल पीस कहते हैं। तो उसी के ऊपर में उनकी फोटो, उनकी पोर्ट्रेट लगी थी, इमेज लगी थी। तो उनकी इमेज वो बताते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। वो पहले बताते हैं कि उन्होंने बिग टर्बन पहनी हुई, बहुत बड़ी पगड़ी पहन रखी है। उसके बाद उन्होंने बहुत ही लूज फिटिंग कपड़े पहन रखे हैं और उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद है, बिल्कुल वाइट बियर्ड है और वो बिल्कुल छाती को छुपा दिया है, पूरा छाती तक है। और वो बिल्कुल इस तरह लगते हैं, बिल्कुल एटलीस्ट 100 साल के ज़रूर लगते हैं। और उनके लगने में ये था कि उनके पास बहुत, और जिस तरीके से वो 100 साल के दिखते थे उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन से, उनके पर पोते बहुत सारे हो, पोते पर पोते बहुत हो, इस तरीके से वो सोचते थे। फिर वो बात करते हैं कि अब वो सोचते हैं कि उनकी दादी कैसे यंग थी और प्रिटी थी। मेरे सामने जब से अभी तक मैं देखा हूँ 20 साल से, वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। उनके मुंह पे झुर्रियाँ हैं, वो बूढ़ी हैं और वो किसी एंगल से और तरह से हमें नहीं लगता कि उनको नहीं लगता था कि वो कभी यंग भी थी और प्रिटी भी थी। तो फिर उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी दादी हम ये भी बताती थी कि वो जब वो छोटी थी तो वो इस तरीके के गेम खेला करती थी, कूदा फांदा करती थी। तो वो सोचते थे कि सिलीपन नहीं है, ये बिल्कुल वैसे समझते थे कि फेरी टेल से मुझे कहानियाँ सुना रहे, काल्पनिक जो है सुनना है, लेकिन उसमें बिलीव नहीं कर पाते थे क्योंकि वो समझते थे कि मैं जब से उनको देख ही रहा हूँ तो उनको इसी हालत में देख रहा हूँ, मैंने उनको कभी यंग पाया नहीं मिला, तो मैं कैसे बिलीव कर सकूँ। तो वो बिलीव नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने बताया उनकी दादी कैसे दिखती थी। तो उन्होंने बताया कि उनकी दादी बिल्कुल छोटी और थोड़ी फैट थी और झुक के चलती थी। उनके जो हाथ थी वो कमर पे थे और कमर पे और हाथ में बिल्कुल माला, और माला हमेशा जपती रहती थी। बिल्कुल वो किसी भी एंगल से वो प्रिटी नहीं दिखती थी, लेकिन शी वॉज ब्यूटीफुल। लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। वो कैसे? क्योंकि वो मन से, दिल से बिल्कुल ब्यूटीफुल थी, बिल्कुल साफ सुथरी थी। वो हमेशा साफ सुथरा रहती थी और उनके जो कपड़े होते थे वो बिल्कुल स्पॉटलेस होते थे, यानी उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता था।
और बिल्कुल साफ सुथरा रहता था और वाइट बिल्कुल पहनती थी। और फिर खुशवंत सिंह बताते हैं कि वो और उनकी ग्रैंड मदर बिल्कुल ऐसे थे जैसे एक फ्रेंड की तरह होते हैं। फ्रेंड जिस तरीके से दोस्त होते हैं उसी तरह से उनकी दोस्ती थी। तो फिर बताते हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको छोड़ दिया था उनकी दादी के पास ही, ताकि वो अपने सिटी में जा सके और वो काम कर सके और वहीं पे सेटल होने की वो कोशिश कर रहे थे, वहीं पे रहने की, काम करने की। फिर वो चले गए और उनके पास ही छोड़ दिए। तो फिर वो बताते हैं कि वो कैसे उनकी ग्रैंड मदर उनको रोज़ सुबह जल्दी उठाती थी, फिर उनके बाद उनको तैयार करती थी स्कूल के लिए। पहले उनको नहलाती थी, धुलाती थी, कपड़े पहनाती थी। और एक चीज़ वो हमेशा नोटिस करते थे कि जब भी उनको नहलाती थी, धुलाती थी, तो बात के टाइम और ड्रेस पहनाने के टाइम वो हमेशा प्रेयर्स गुनगुनाती रहती थी। तो जो वो प्रेयर्स गुनगुनाती थी वो सुनने में बहुत ही ब्यूटीफुल था और सुन के बहुत ही लवली पर लगता था, बहुत ही प्यारा लगता था। तो मैं सुनता तो था, उन्होंने कहा कि मैं सुनता तो था मगर मैं याद नहीं कर पाता था और मेरी दादी मुझे सुनाया ही करती थी ताकि मुझे याद हो जाए। फिर उसके बाद हम स्कूल के लिए निकलने के लिए जाते थे तो मेरी दादी ब्रेकफास्ट कराती थी। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कराने के बाद उनकी दादी चपाती के ऊपर बटर लगा के, चीनी लगा के उनको सर्व कर देती ताकि वो अपना लंच कर सके। थोड़े चपातीस रख लेती थी ताकि वो स्ट्रीट डॉग्स को, जो विलेज डॉग्स हैं, उनको भी दे सके और उनको भी खिला सके। फिर उसके बाद वो स्कूल की तरफ जाते हैं तो दोनों एक साथ ही जाते हैं। अब वो दोनों एक साथ क्यों जाते हैं, अब वहीं पे क्यों रहते हैं? देखिए, क्योंकि उनका जो स्कूल था वो एक टेम्पल ही था जिसमें वो प्रीस्ट थे, वही प्रीस्ट उनको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे। तो उनको जाने के लिए तो ग्रैंड मदर ने सबसे पहले उसका वुडन स्लेट दिया धो के, उसके बाद येलो चौक दिया। जैसा कि हम पढ़ने जाते थे तो हमें येलो चौक मिलता था और स्लेट्स मिलते थे उस पर लिखने के लिए। अभी तो हम बुक्स पे लिखते हैं, कॉपीज पे लिखते हैं, पहले तो हम स्लेट्स पे लिखा करते थे। और अर्थन इंक पॉट भी देते थे और रेड पेन्स भी देते थे। उन सबको बांध के, उनको अच्छे से बांध के रखते थे और फिर उसके बाद दोनों एक साथ ही स्कूल की तरफ जाते थे। और फिर वहीं पे ही वो प्रीस्ट के पास, यानी पंडित के पास ही वो पढ़ते थे, खुशवंत सिंह। और उनकी दादी बिल्कुल अंदर की तरफ, वो टेम्पल के अंदर वो स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे, यानी होली बुक्स पढ़ती थी। और जब वो घर की तरफ वापस आते थे तो आते समय वो विलेज डॉग्स को जो चपाती लाए थे खिलाने के लिए, वो विलेज डॉग को खाना खिलाती थी। फिर राइटर बताते हैं कि किस तरीके से डॉग्स उछल कूद की तरह लड़ते झड़ते थे रोटी के लिए। ये पूरा बार्किंग करते थे, लड़ते झगड़ते थे जब तक हम घर नहीं पहुंचते थे। फिर उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब उनके पेरेंट्स वापस आते हैं और वो बताते हैं कि हम पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से सेटल हो चुके हैं सिटी में, तो आप दोनों भी हमारे साथ चलिए। तो वो दोनों भी सिटी की तरफ चले जाते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट आता है उन दोनों के लिए कि ग्रैंड मदर के लिए भी, जो विलेज में रहती थी अब वो सिटी में रहेंगी, तो उनके लिए माहौल बिल्कुल अलग। अब उनकी दोस्ती भी लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि जब वो गाँव में रहते थे तो दोनों एक साथ ही रहते थे, एक ही रूम में रहते थे। और उनकी दादी उसको स्कूल भी ले जाती थी और स्कूल से लाती भी थी, दोनों एक साथ ही आते जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि सिटी में उनकी दादी को अलग से ही एक रूम मिल गया जिसमें वो रहती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको जो स्कूल के लिए ले जाते थे, अब उनके बदले में मोटर बस ले जाया और करती थी। और जब वो स्कूल से आते थे तो वो बताया करते थे कि मैंने इंग्लिश वर्ड्स पढ़े जो कि उसकी दादी समझ नहीं पाती थी। और वो बताते थे कि मैंने वेस्टर्न साइंस पढ़ा। तो ये वेस्टर्न साइंस क्या है? वो कोई और चीज़ नहीं, जो चीज़ें हमने पढ़े, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, वही चीज़ें हैं कि दुनिया गोल है, वही चीज़ें बताई है। तो वही अपनी दादी को बता रहे थे। तो दादी जब सुनती है तो उनको समझ में तो नहीं आता है। वो फिर कहती है कि ये सब क्या चीज़ें पढ़ाते रहते हैं। वो डिसअपॉइंटेड होकर कि क्या पढ़ाते हैं, इनको गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए, तो वो सब क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ऐसा कैसा स्कूल है, गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाते हैं। फिर एक दिन वो ये भी बताते हैं कि हमारे स्कूल में म्यूजिक क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि म्यूजिक भी पढ़ा जाता है, क्योंकि उनकी नज़र में जो म्यूजिक पढ़ते थे वो बिल्कुल वो जो भिखारी होते हैं, जो हमारे घर के बाहर गाना गाते, पैसे मांगते हैं और नाचते गाते हैं, उनकी तरह था। जो बिल्कुल जेंटलमैन ना हो, उनकी नज़र में वो अच्छा नहीं था। मतलब जो अच्छे होते हैं वो गाना नहीं गाते हैं, उनकी नज़र में ऐसा था। उनकी दादी ने कुछ कहा नहीं था, बिल्कुल साइलेंट थी, लेकिन उनकी साइलेंस भी उनको कुछ कह रही थी। उनकी आंखें कुछ और ही जो चीज़ें कह रही थी वही चीज़ें अभी राइटर्स ने बताई।
जब राइटर यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो उन्होंने अपने लिए खुद का ही एक रूम ले लिया। तो उनकी जो दादी के बीच में उनके लिए कोलैप्स था, तो वो कोलैप्स जितना भी था थोड़ा सा बचा हुआ जो विलेज में था उससे जो अब सिटी में पहुंच गए थे, तो सिटी में जो स्कूल में पढ़ते थे उसकी वजह से कोलैप्स थोड़ा कम हो गया था। तो अब जब वो यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो उनका जो कोलैप्स था और ज़्यादा अलग हो गया, पूरा अलग हो गया। तो अब वो क्या हुआ कि उसकी दादी जो थी वो पूरे दिन स्पिनिंग व्हील्स पे ही रहती थी, स्पिनिंग व्हील्स पे रहती थी और प्रेयर से गुनगुनाती रहती थी, प्रेयर से जपती रहती थी। और उसके बाद जब आफ्टरनून आता था, जब दोपहर होता था, तो स्पैरोस को वो खाना खिलाते थे। किनके बदले कि जब वो विलेज में आफ्टरनून के बाद में डॉग्स को खाना खिलाती थी, अब वो स्पैरोस को खाना खिलाती है। तो उसी तरीके से वो बैठी थी वरांदे में खिलाने के लिए। तो उनके चारों ओर चिड़िया बैठी हुई थी, 100 से करीब उनके चारों ओर चिड़िया बैठी हुई थी और चुग रही थी, दाने चुग रही थी। तो वो चहचहा रही थी, उसी चहचहाने को वो बहुत ही खुश होती थी। उस टाइम जो उस टाइम था वही टाइम था जो उस वक्त वो बहुत खुश होती थी और वो खाना उसी टाइम खिलाती थी और यही उनका रोज का मामूल था। इसी तरीके से वो काम करती थी, स्पिनिंग व्हील्स पे बैठती थी, उसके बाद आफ्टरनून के बाद चिड़ियों को खाना खिलाती थी। और जब स्पैरोस उनके शोल्डर्स पर और उनके सर पे बैठते थे तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही खुश होते थे और वो प्यार से उनको फटकारा करते थे। जब वो कंधे पे बैठते थे उनको आराम से फटकारा करते थे और बहुत ही प्यारे से उनको लगता था वो वक्त। उनके लिए वो छोटा सा जो वक्त था, थोड़ा सा घंटा का जितना भी घंटा था उनके लिए जो वक्त था, वही उनके लिए बहुत ही पूरे दिन में सबसे बढ़िया और सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था और उसी वक्त वो सबसे ज़्यादा खुश हुआ करती थी। अब वो टाइम आ गया था जब राइटर अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना चाहते थे। तो वहाँ जाने के जब जा रहे थे तो वो जरूर सोच रहे थे कि वो श्योर थे कि उनकी दादी बहुत अपसेट होंगी। लेकिन क्या हुआ कि उनकी दादी उनको छोड़ने भी गई, उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ा गया, लेकिन उनको कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, कोई भी इमोशन नहीं दिखाया कि वो बहुत ही सैड हो। नहीं, उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने उनको, और वो हमेशा उनके हाथ में माला था और वो माला जप रही थी और गुनगुनाते रहे, जपते जा रही थी। और उसके बाद जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे गले लगाया, हग किया। उसके बाद वो बताते हैं कि मुझके मेरे फोरहेड को उन्होंने किस किया, बोसा दिया यानी चूमा। उसके बाद मुझे जाने दिया और मैंने यही समझा, और राइटर क्या कहते हैं कि मैंने यही समझा कि ये जो निशानी है, मुझे फिजिकल कांटेक्ट है, मुझे जो ये किस किया फोरहेड पे, ये आखिरी निशानी है। क्योंकि अभी जो इनकी आयु है, जो इनकी जो एज हो गई है, बहुत हो गई है, तो ये शायद हो, क्योंकि मैं 5 साल बाद आने वाला हूँ, शायद ही यहाँ पे रहे, शायद ही इस दुनिया में रहे। तो ये फिजिकल कांटेक्ट वो मान रहे थे, लास्ट साइन मान रहे थे। 5 साल बाद जब वो वापस घर में आए, तो जब रेलवे स्टेशन पे आए तो उन्होंने देखा, जब वो अपनी दादी से मिले तो उन्होंने देखा और पाया कि उनकी दादी एक दिन की भी बढ़ी हुई नहीं दिख रही थी। कि जैसा उन्होंने जाते वक्त देखा था वैसा ही बिल्कुल आते वक्त भी वैसा ही देख रहे हैं। और फिर उनके बाद उनकी दादी ने उनको जोर से उनको गले लगाया, उनको क्लैस्प किया यानी जकड़ लिया। और फिर उन्होंने क्या सुना कि वो अभी भी प्रेयर गुनगुना रही थी और वो जब गले मिलकर भी वो प्रेयर गुनगुना रही थी। और जब वो घर पे पहुंचे और जब वो आ चुके थे तो उन्होंने तब भी देखा कि उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो वही था कि स्पैरोस के साथ, कि जब वो उनको लंबे समय तक उनको खाना खिलाना और जब वो उनके सर पे, जब उनके शोल्डर्स पे बैठते तो उनको प्यार से झटकारना फटकारना, उनके लिए बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट वही टाइम था। लेकिन इवनिंग में ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो राइटर ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि उसकी दादी पूरे दिन प्रेयर नहीं करती है और उसके बदले में वो पूरे मोहल्ले वालों को, पूरे नेबर्स को, कि वुमेन्स को बुलाती हैं, अपने पास बुलाती हैं और एक ओल्ड ड्रम निकालती हैं और उसे बजाती हैं और गाना गाना स्टार्ट कर देती हैं। किसके लिए? वॉरियर्स के लिए, जो सोल्जर्स आए उनके स्वागत के लिए बजाना शुरू कर देती हैं। है बूढ़ी, और इतनी बूढ़ी है, पूरे रिंकल्स भरे हुए हैं और ऐसी हालत है जैसे फटे हुए ढोल की है, यानी अगर ज़्यादा कुछ करे तो पूरी बीमार पड़ जाए और डेथ के करीब भी पहुँच जाए। लेकिन तब भी पूरी जोश से पूरी गाना गा रही हैं, ड्रम बजा रही हैं और उनको मना किया जा रहा है, रुक जाइए, आप थक जाएंगे और ज्यादा थक जाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन वो नहीं मानी और यही हुआ कि आखिर में अगले दिन वो बीमार पड़ गई। जब उनको डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि छोटी सी फीवर है, उनको छोटे से बीमार है, तो उनको फीवर है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, चला जाएगा। तो लेकिन उनकी दादी जो है उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि ये मेरे आखिरी वक्त है, अब मैं यही मेरा वक्त है, अब ये वक्त खत्म हो जाएगा, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। तो उन्होंने क्या किया, जो कल उन्होंने पूरा
दिन प्रेयर नहीं किया था, उन्होंने कहा कि आज मैं पूरा प्रेयर करूंगी। और जब उन्होंने प्रेयर करना शुरू किया, वो बेड पे लेटे लेटे प्रेयर करते गए उनके होठ्स जो हिल रहे थे, अब वो उनके जो होठ्स थे वो हिलना बंद हो गई, और उनकी जो हाथें जो घूम रही थी, माला जप रहे थे, अब उनकी हाथें भी बंद हो गई थी, उनकी जो रूह थी निकल गई थी, अब वो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। फिर दादी को बेड से उठाया गया, और उठाने के बाद उनको ग्राउंड में ले जाके उनको लेटा दिया गया, और उनके ऊपर रेड श्राउड रख दिया, और उनको उससे कवर कर दिया। फिर उसके बाद उस पर विलाप कुछ देर तक कुछ समय तक विलाप करने लगे, उस पर शोक करने लगे। और फिर उसके बाद हम सब ने, राइटर कहते हैं कि हम सब ने अंतिम संस्कार के लिए हमने अरेंजमेंट की। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, इवनिंग हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया कि वह अपने रूम गए और वहाँ से स्ट्रेच लाए ताकि वो शमशान घाट ले जा सके और जल्दी से जल्दी उनका अंतिम संस्कार कर सके। तो वो क्या देखते हैं कि सूरज डूब रहा है, और जो वो बरामदे में उनकी जो डेड बॉडी पड़ी है, तो उनके ऊपर गोल्डन लाइट्स पड़ रहे हैं। तो वो जो सूरज की रोशनी है, जो डूबते वक्त जो गोल्डन लाइट दिख रहा है, तो जो गोल्डन लाइट है वो उनके ऊपर पड़ रही है। और उनके चारों और पूरे बरामदे में 100 से ज़्यादा जो चिड़िया हैं, जो उनको वो खिलाया करती थी जब वो जिंदा थी, जब वो थी तो उनको खाना खिलाया करती थी, तो वो पूरे चारों ओर बैठ के बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई उनको देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो भी उनके शोक में बैठी है, और वो शोक में बिल्कुल उनके चारों ओर बैठ के बिल्कुल चुपचाप, कोई चिरपिंग नहीं, जिस तरीके से पहले जब वो आते थे तो चहचहाते थे, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंस। और जब उनको उठा लिया जाता है तो वो भी उठ जाती हैं। जब उनको देखते हैं कि वो चिड़िया आ चुकी है, तो जो मदर होती है खुशवंत सिंह की, तो वो क्या करती हैं कि जिस तरीके से उनकी दादी खाना खिलाती थी, उनको रोटी के टुकड़े डालती थी छोटे छोटे करके, तो वैसे ही देती हैं। लेकिन उनकी चिड़िया जो थी वो एक भी दाना उनमें से नहीं खाती है, क्योंकि वो जब आई थी वो खाने के लिए नहीं आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि वो दादी के शोक में आई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो ब्रेड थे जो तोड़ के फेंके थे उसकी मदर ने, ताकि वो चिड़िया खा सके, जो भी हंड्रेड्स ऑफ वहाँ स्पैरोज थी जो खा सके, तो उन्होंने नहीं खाया। तो क्या होगा उसका वही होगा कि वहाँ पे झाड़ू मारने वाले आए थे, तो उन्होंने झाड़ू मार के उसे हटा दिया, तो वो बिल्कुल साफ हो गया। तो पूरी कहानी बिल्कुल, वो चीज़ें ख़त्म, कहानी भी ख़त्म। तो इससे हमें पता चलता है कि खुशवंत सिंह और उसकी दादी के बीच में कितना लगाव प्रेम था। इसलिए तो उन्होंने अपने चैप्टर्स में, अपने स्टोरीज में अपनी दादी के बारे में बताया। इसलिए तो उन्होंने अपनी इस चैप्टर्स का नाम, इतनी बेहतरीन चैप्टर इस कहानी का नाम रखा था, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जब इतना चैप्टर पढ़ाई दिया तो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देना चाहिए, ताकि हम अपना जो भी प्रिपरेशन हो वो जल्दी कर सके, अपनी एग्जामिनेशन की और जल्दी याद भी कर सके। तो वो बिल्कुल आएगा PDF के फॉर्म में, आपको बिल्कुल मिलेगा ये चीज़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सिनोनिम्स भी मिलेंगे और वोकैब्स भी मिलेंगे। ये चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, और समरी भी मिलेगी इस चैप्टर्स की, वो भी हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, दोनों में मिलेगी। और इसके लिए आपको ये PDF मिलेगी, और ये कब मिलेगी? ये मिलेगी आपको थर्सडे को। आज इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको कुछ टास्क देना चाहता हूँ, और वो करना ज़रूरी है, क्योंकि वो टास्क अगर आप नहीं करेंगे तो आप प्रिपरेशन जो करना चाहते हैं एग्जामिनेशन की, वो आप कैसे करेंगे? मेरे बलबूते से नहीं। आपको मेरा पढ़ाना काम है, आपको रटवाना, लिखवाना, छपवाना काम नहीं है मेरा पढ़ाना है, ताकि आप समझ सके। तो देखिए आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम आपको क्या करना है, आपको रीडिंग लगानी है। जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसकी एक रीडिंग लगानी है। सेकंड टाइम जब आप रीडिंग इसकी फिर से करेंगे तो आपको वोकैब्स देखने कौन कौन से हैं, और उसके बाद उसके मीनिंग्स लिखने हैं, उसको लर्न करना है। फिर थर्ड टाइम जब आप इसको चैप्टर से पढ़ेंगे तो इसमें आपको इसके क्वेश्चंस बनाने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने हैं। वो खुद ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने से जितने ज़्यादा आप इसके शॉर्ट लॉन्ग जितने क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, क्वेश्चन जितने भी बना सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ताकि आप उसके आंसर दे सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बनाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आप बना के खुद ही देख सकते हैं। अभी बना के जब आप देखेंगे तो आपको मुश्किल ज़रूर लगेगा। अब देखिए इसमें से मैं क्वेश्चन कैसे बना सकता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि दादी माँ कैसे दिखती थी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता सकते हैं कि वो दादी माँ ओल्ड दिखती थी, यानी बूढ़ी दिखती थी, और फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे, और शॉर्ट थी, और थोड़ी सी फैट थी यानी मोटी थी, और उनकी जो कमर थी वो झुकी हुई होती थी, जैसे बुढ़े लोगों की होती है, बूढ़ी तो थी तो उनकी कमर झुकी हुई थी, और
उनका एक हाथ कमर पे था ताकि टेक लगा सके, ताकि गिर ना जाए, बैलेंस बना रहे, और एक हाथ में माला हुआ करता था जिससे जपती रहती थी। और हमेशा वो वाइट स्पॉट मतलब वाइट कपड़े पहनते थे जिसमें एक भी धब्बा नहीं होता था, वैसे कपड़े पहनती थी और बिल्कुल वो साफ सुथरा रहा करती थी। तो यही सब चीज़ें उसमें बताना है कि वो कैसे दिखती थी, कैसी थी, क्या चीज़ें हैं, उसमें वही बताना है। यही चीज़ें आपको उसमें ढूंढनी है, क्वेश्चंस बनाने हैं किस किस चीज़ों पे, कि वो कैसे गई, वो कैसे अपसेट हुई थी, किस बात से अपसेट हुई थी, क्यों उनको म्यूज़िक पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है, उसमें इंपॉर्टेंस देखनी है, आपको क्वेश्चंस बनाना है। हर एक वर्ड से आप क्वेश्चन बनाना अगर आप सीख गए तो आप ये मान के चलिए कि आपको हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। तो अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी है तो आपको 2 दिन का ये टास्क है, आपको करना ज़रूर है। अगर आप ना भी कर सके तो थर्सडे तक तो मैं पीडीएफ अपलोड कर ही दूंगा। जब मैं अपलोड करूंगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि जब भी मैं कमेंट करूँ तो आपको पास नोटिफिकेशन चले जाए कि मैंने कमेंट किया है और ये आ चुका है। अगर आपको नोटिफिकेशन ना भी जाए तो आपको मैं बता दूँ 8 बजे के करीब सुबह या रात के 8 बजे, उसी वक्त 8 बजे आपको उसी वक्त में मिल जाएगा यही चीज़। तो देरी किस बात की, कर दो लाइक और कर दीजिए सब्सक्राइब इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे ताकि हमारी जो से न्यू अपडेट आए, वीडियोस आए, उसके आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ सके और आपको पता चल सके कि मेरी कौन सी न्यू वीडियो आने वाली है और आपको उसे पता चल सके क्योंकि न्यू चैप्टर भी आने वाला है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो उसके लिए आपको वेट करना है। ये ऐसा नहीं है कि कल ही आ जाए, परसों ही आ जाए, टाइम लगेगा लेकिन जल्दी आएगा। हो सकता है थर्सडे को ही आ जाए, हो सकता है मे बी, तो आ सकता है। तो उसके लिए आपको वेट करना है। वेट करने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए चैप्टर्स को पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना।